कहते हैं ना कि अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए और आपको आज पूरी तरह से एनर्जी से रहना है तो आपको अच्छी नींद करनी चाहिए। लेकिन अच्छी नींद के लिए एक अच्छे स्लीप वेल की, एक अच्छे गद्दे की भी ज़रूरत होती है और वो कहीं ना कहीं शीला फॉर्म्स बनाती है। तो शीला फॉर्म्स की मैनेजमेंट ही मेरे साथ है। मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गौतम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। राहुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगेगा और हमें खुशी है कि आपने इस अनऑर्गेनाइज पूरे सेक्टर में से एक इकलौती ऐसी कंपनी हो जो ऑर्गेनाइज्ड भी है और अच्छी ग्रोथ भी दिखाती है और निवेशकों को भी अच्छा रिटर्न देती है। मैं आपसे चर्चा को शुरू करूं, ठीक उससे पहले जरा मैं ही आपकी कंपनी के बारे में आपको बता देता हूं और अगर हम कहीं गलत हों तो आप हमको करेक्ट भी कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा दस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी भारत में, ऑस्ट्रेलिया में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ कंपनी कामकाज करती है। एक प्रोडक्शन यूनिट इनकी स्पेन में भी है। करीब 10,500 टीपीए की क्षमता के साथ इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑस्ट्रेलिया में है। स्लीपवेल जैसा बड़ा ब्रांड इनकी कैटेगरी में आता है। शीला फॉर्म्स ने अपने कारोबार को 3 बड़े यूनिट्स के अंदर बांटा हुआ है। पहला मैट्रेसेस का, दूसरा होम कंफर्ट का और तीसरा टेक्निकल फॉर्म्स कारोबार का। अब कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। शीला फॉर्म्स का जो रिटर्न है, परसेंटेज रिटर्न जो निवेशकों के हाथ में आया, वो एक साल के अंदर करीब 85% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया और वाईटीडी रिटर्न यानी कि अब से एक साल से लेकर अब की आज तक की तारीख का वो करीब 41% का रिटर्न है। नतीजे बेहतर हैं, कंपनी मुनाफे में ही है और साथ ही प्रमोटर की होल्डिंग करीब 72-73% के आसपास की है। इंडियन ऑपरेशन से जो कामकाज आता है वो 70% है, ऑस्ट्रेलिया से 16% और यूरोप से ये करीब 14% की बिजनेस को लेके आते हैं। गौतम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज अपने समय दिया। सर, मैं इसी से शुरू करना चाहता हूँ, ये कोविड वाला फेस आपके लिए कैसे रहा? सबसे पूछते हैं, आपसे भी पूछ लेते हैं, ये आपके लिए कोविड वाला फेस कैसे रहा, आपकी कंपनी के लिए कैसा रहा? आपकी मुस्कान देख के तो लग रही है बहुत अच्छे से आपने उसको हिम्मत से हराया है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो तो फेज मेरे हिसाब से गुजर गया। हाँ। और उसके उसमें कई बार ऐसा जरूर हुआ, 2-2 महीने के ऐसे फेजेस आए जिसमें हमें बंद करना पड़ा। बट उसकी बनस्पत ठीक किया और बहुत सारी नई चीजें सीखने को भी मिली और करने को भी मिली। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। और एक कारण ये भी था कि भगवान से यही प्रार्थना है कि ये जो मच एंटिसिपेटेड थर्ड वेव है ये ना आए और जैसा चल रहा है इस समय वो हम उस दौर से पूरे अच्छी तरह गुजर जाएं और मतलब हिस्ट्री हो जाए, अब बिल्कुल इतिहास हो जाए। बिल्कुल, हम भी यही कामना करते हैं कि सर, हमने बहुत दर्द झेला पूरे देश ने, तो अब उम्मीद तो करते हैं कि अब अच्छे दिन कम से कम हेल्थ के तौर पर तो रहे। हेल्थ इमरजेंसी देश ने पहली बार ऐसी देखी जब पूरा देश नहीं, पूरा विश्व को कहीं ना कहीं बंद होना पड़ा। खैर, आगे बढ़ते हैं। सर, आपके बिजनेस पे आता हूँ। ये इंडियन ऑपरेशंस करीब 70% से अभी भी ज़्यादा है आपका, ये अभी मेंटेन रखोगे सर? इंडिया में ही ज़्यादा फोकस होगा या फिर क्योंकि आप ग्लोबल कंपनी होते जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में यूनिट है, स्पेन में यूनिट है, यूरोपियन बिजनेस अच्छा आता है, कुछ रेशो बदलना चाहते हो आने वाले 2 साल में, 3 साल में? देखिए, ये टोटली हमारे हाथ में नहीं है। ये जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनकी हर एक की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। इंडिया में ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है और सब चीजें हैं। ऑस्ट्रेलिया एक सैचुरेटेड मार्केट है तो वो बिल्कुल फ्लैट जैसा ही है। स्पेन का जहां तक सवाल है वहां पर भी ग्रोथ है। एक तो वो पूरा यूरोपियन मार्केट एक बड़ा मार्केट है, उसका वो एक छोटा सा हिस्सा है। और अभी जो चाइना से थोड़े बैड सेंटिमेंट्स अमेरिकन बिजनेस के डेवलप हो गए, तो स्पेन से एक्सपोर्ट करना यूएस, ये एक नई अपॉर्चुनिटी अराइज करी है। तो अगले आने वाले दिनों में मेरे इंडिया में तो ग्रोथ होगी होगी, स्पेन में भी अच्छी खासी ग्रोथ होगी और ऑस्ट्रेलिया अपनी एक लेवल पे मेंटेन रहेगा। राहुल जी, मैं जब आपकी बैलेंस शीट्स और बिजनेसेस को देख रहा था, मेरे को एक चीज़ आपसे पता करनी है कि ये हर चीज़ की ना कॉस्टिंग बढ़ी है, मेटल्स की, बिजली महंगी हुई है, तो आपकी कॉस्ट किस चीज़ पे बढ़ी है? आप कुछ इंपोर्ट करते थे वो महंगा हुआ है, या भारत में ही जो लेते थे, परचेज करते थे वो कॉस्ट बढ़ी है, या फिर आप थोड़े अछूते हैं इस सेगमेंट से? नहीं नहीं, बिल्कुल अछूते नहीं है, बिल्कुल बढ़ी है कॉस्ट। और हमारे यहाँ कॉस्ट बढ़ी भी है और फ्लक्चुएशन भी बहुत होता है। बढ़ना घटना जो है वो भी बहुत तेजी से होता रहा है। रॉ मटेरियल्स हमारे जो हैं बेसिकली दो मेजर रॉ मटेरियल्स हैं जो पेट्रोकेमिकल के ऊपर बेस्ड हैं। हिंदुस्तान में बनते जरूर हैं 2 जगह, लेकिन उनकी जो कॉस्ट पैरिटी है वो
इंपोर्ट्स के साथ ही है, क्योंकि इंडिया में जितने बनते हैं वो टोटल जितनी नीड और रिक्वायरमेंट है उतना पूरा नहीं हो पाता। तो दोनों बढ़े हैं और पूरी सप्लाई चेन जो है वो इस समय डिसरप्टेड है, बट फिर भी किसी तरह से मैनेज हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स जो है और उसके साथ में प्राइस भी जुड़ा हुआ है, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत बड़े कंस्ट्रेंट बनेंगे जब तक ये सब चीजें थोड़ी ठीक नहीं होती। राहुल जी, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी थी, ये क्वार्टर का आपका वन ऑफ द फाइनेस्ट या बेहतर क्वार्टर होता है फेस्टिवल सीजन वाला? क्योंकि टिपिकली लोग जब घरों की सफाई करते हैं या फिर घर बदलते हैं, लेते हैं, तो उसमें तो आप एक एंसिलरी हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली जो ये Q3 होता है, ये सबसे बड़ा, ये करीब 30% ऑफ द एंटायर बिजनेस होता है। बट इस बार मैं ये जरूर कहूंगा कि कोरोना के डिसरप्शन की वजह से इन क्वार्टर्स में भी थोड़ा फेरबदल हुई है। सो अगर मैं पिछला क्वार्टर लूंगा तो वो क्वार्टर जो कि जनरली एक थोड़ा सॉफ्टर क्वार्टर माना जाता है, बारिशों का मौसम होता है, श्राद्ध होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन जैसे कोरोना से बाहर निकल रहे थे तो लोगों ने परचेजेस भी ज्यादा करी, तो एक जो Q2 बहुत अच्छा नहीं माना जाता था तो वो भी ठीक ठाक गुजरा, और अब हम Q3 में प्रवेश तो कर ही गए हैं। अभी तो सब चीज बिल्कुल ठीक है। राहुल जी, एक चीज़ मेरे को और आपसे पता करनी थी, जैसे आप बता रहे हैं कि 30% इस बार रहता है, तो क्योंकि आप बता रहे हैं कॉस्ट भी बड़ी है, अब बिज़नेस का सबसे बड़ा हिस्सा इसी समय आ रहा है जिस समय कॉस्ट का इन्फ्लेशन भी आ रहा है, तो इसको आप एडजस्ट कैसे कर रहे हो? ये पास ऑन कर रहे हो कंज्यूमर्स को, यानी इस बार जो गद्दे होंगे वो पिछली बार साल के मुकाबले ज़्यादा महंगे होंगे, मैं ऐसा समझूं? या फिर मैं ये समझूं कि नहीं, इस बार अपनी बैलेंस शीट को एब्जॉर्ब कर जाएगी, आप कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं करेंगे, इतनी कैपेसिटी है कि बैलेंस शीट ही एब्जॉर्ब कर जाएगी? देखिए, दोनों का मिश्रण ही होता है। गद्दों में तो खासतौर पे ऐसी चीज पास ऑन करते हैं क्योंकि वो आउट प्राइस्ड ना हो जाए, लोगों के दायरे से बाहर ना हो जाए, और कोशिश यही करते हैं कि जो प्राइस इंक्रीजेस हों वो भी कोई 3, 4, 5% या 6% तक के दायरे में हो, जिसमें एक गद्दा जो खरीदता है उसको कोई बहुत ज्यादा महसूस नहीं हो। बट फिर भी कोशिश यही होती है कि हम भी जितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो एब्जॉर्ब करें, और पास ऑन जितना मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम पास ऑन करें। राहुल जी, अब मैं आता हूँ आपके एक्सपेंशन की योजनाओं पर। अभी तक जो मेरे पास जानकारी है, जो कंपनी की पैन इंडिया प्रेजेंस है वो 110 से ज़्यादा एक्सक्लूसिव डीलरशिप के साथ है और करीब 11,500 से ज़्यादा रिटेल डीलर्स आपकी कैटेगरी के साथ हैं। ये अभी भी उतरे हैं? ये कोविड से कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई है? और अगर नहीं हुई है तो यहाँ से कितने बढ़ने वाले हैं आगे? डिस्टर्बेंस तो ना के बराबर हुई है। हमारे 110 के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और उसके बाद में उनके अंडर में जो रिटेलर्स हैं उसमें 4,500 एक्सक्लूसिव रिटेलर्स हैं, और बाकी मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं जो आपने कहा। इक्का दुक्का कहीं कोई थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ होगा कोरोना से, तो बिल्कुल हुआ होगा। बाई एंड लार्ज बिल्कुल इंटैक्ट है। हमारी जो एडिशन है डीलर्स का, वो अपनी जगह बरकरार है। हर क्वार्टर में करीब 200, 250 डीलर्स जरूर ऐड हो जाते हैं। तो ये पोजीशन तो अपनी जैसे चल रही है वैसे ही बिल्कुल। राहुल जी, एक चीज़ मेरे को और पता करना था, अब आते हैं मार्जिन्स पे, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट का भी इन्फ्लेशन है और अब एक्सपेंशन में भी हैं, एक नया ओपन अप वापस से इकॉनमी भी हो रही है, तो पहले कितना मार्जिन इंजॉय करते थे, अभी कितना करते हो और आगे कितना करने की योजना है? इसमें कितना वेरिएशन, कितना फ्लक्चुएशन आएगा? क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में आपने बोला ना कि हमारी जो कीमत है वो बहुत फ्लक्चुएट करती है कॉस्ट के टर्म्स में। जी, एक स्टेडी स्टेट में मार्जिन एक आध क्वार्टर में जरूर थोड़ा हिल सकता है, और जो Q1 था इस बार का उसमें बिल्कुल काफी कम हो गया था। मतलब EBITDA had gone down to about 7% or 6.5, 7%, बट नॉर्मल लेवल्स 13-14% के जो बिल्कुल अपनी जगह बरकरार रहने चाहिए। देखिए, इस दौरान में हमने भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं, कुछ कॉस्ट मैनेजमेंट में भी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, रॉ मटेरियल्स के ऑल्टरनेट सोर्सेज और ऑल्टरनेट अवेलेबिलिटीज, इस सब पे भी बहुत काम हुआ है, और थोड़ा बहुत
जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है उसको भी इस तरह से चेंज करके कि हम वही वैल्यू डिलीवर कर सकें कस्टमर को और प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं हो। तो ऐसा प्रयास है और अभी तक तो उसमें सफल हुए हैं। आने वाले टाइम में भी होना ही होना चाहिए। देखिए ये जब तक ये जो सप्लाई चेन है जो कि डिसरप्टेड है, ग्लोबली डिसरप्टेड है और आई एम श्योर जो आप बाकी लोगों से भी बात करते होंगे सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आया ही है। तो ये सेटलमेंट मुझे नहीं दिखता है कि 2022 के एंड तक भी हो पाएगा और जब तक ये फ्लक्चुएशंस थोड़े बहुत चलते रहेंगे। शेयर कैपेसिटी बेसिस पे अगर देखें तो जितनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट देश में क्यों पूरे दुनिया में है और जितनी कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है उसमें कोई मिसमैच नहीं है। बट इट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, शिपमेंट्स हैं, कंटेनर्स हैं, यही सब चीजें जो हैं इस समय पूरी दिक्कत बनी हुई है। सर एक्चुअली आपने ना मेरे मन की बात ही वापस से पूछी है क्योंकि आपका जो ग्लोबल बिजनेस है, हालांकि यूनिट तो आपके ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में भी है, तो वहाँ के डिमांड तो आप वहीं से पूरे कर देते होगे। कुछ ऐसा भी होता है कि इंडिया से भी आप एक्सपोर्ट करते हो और वहाँ के डिमांड को पूरा करने के लिए, या फिर वहाँ के प्लांट सफिशेंट हैं अपने अमाउंट में वहाँ की लोकल डिमांड्स को पूरा करने के लिए? देखिए फोम और मैट्रेसेस दोनों बड़े वॉल्यूमिनस आइटम हैं। इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इनकी ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जो आपने कहा कि इंडिया में भी हमारे 10 जगह पे हैं प्लांट्स, बिकॉज जितना मार्केट के पास रह सकें उतना ही अच्छा है और यही चीज अप्लाई करती है इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी। सो ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में यहाँ से कोई चीज एक्सपोर्ट करना संभव नहीं है, या दिक्कत है या उसमें फ्रेट और कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। लेकिन चाइना का एक बहुत बड़ा मार्केट था यूएस, जहां पर की मैट्रेसेस जो खासतौर पे फोम की मैट्रेसेस होती हैं उनको कंप्रेस करके और ट्रांसपोर्ट कर सकें सो दैट हम किसी ना किसी तरह से फ्रेट को कॉम्पनसेट कर सकें। वो मार्केट जरूर इंडिया के हिस्से में और स्पेन के हिस्से में आया है और वो पार्ट जो है हमने शुरुआत कर दी है। अब जैसे समय और बढ़ेगा तो वो मार्केट जरूर बढ़ेगा, बट अदरवाइज जनरली एक दूसरे को फोम की सप्लाई नहीं करते हैं, वहीं बनाते हैं जहां पर हम मार्केट के पास में। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई क्योंकि चाइना में जो डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, हर कोई उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। तो आपने भी ढूंढी, जैसे आपने कहा कि यूएस मार्केट से एक बड़ा बाजार आपके लिए खुल रहा है। सर ये बड़े बाजार का डेफिनेशन मैं समझ सकता हूँ कि कितना बड़ा बाजार है होगा, कितने हम कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं आगे? टोटल मार्केट जो है वहां पर तो $7 बिलियन का है और उसमें चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा था। फिर जब चाइना में डिसरप्शन हुआ और जो एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसे उनके ट्रेड ताल्लुकात थोड़े खराब हुए तो वो सब एंटी डंपिंग ड्यूटीज वगैरह लगी, तो जो चाइनीज सप्लायर्स थे उन्होंने और कंट्रीज में वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब जगह और एक आध जगह क्लोज टू यूएस भी लगाई अपनी सप्लाई फैसिलिटीज। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका ने वहां से भी एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगानी शुरू कर दी हैं, तो इसलिए जो इस समय इंडिया की पोजीशन है वो बहुत फेवरेबल है। बस यहाँ पर एक जो सप्लाई वाला पार्ट है, जो शिपिंग वाला पार्ट है, वो पार्ट को हमको मैनेज करना है और अभी तो शुरुआत है, बहुत छोटा सा एक हिस्सा है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है एक्सपोर्ट कर। सर मैं थोड़ा बैलेंस शीट्स के बारे में जानना चाहता हूँ। आपकी जिस समय बैलेंस शीट्स है उस समय दो चीज़ें मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट जाननी है। पहला, एक तो डेट कितना है और दूसरा उस पर कैश कितना है, क्योंकि बीइंग एज एन इन्वेस्टर ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कंपनी के बारे में पता करना है। डेट कर्ज कितना है और कैश कितना है सर? तो फॉर्चुनेटली कर्ज हमारे पास में नहीं है, हम डेट फ्री कंपनी है और कैश जो है वो ट्रेजरी जो है वो करीब 450 करोड़ की है जिसको इन्वेस्ट करा हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में जो एक हमारी बड़ी यूनिट प्लान करी गई थी कोरोना से पहले, वो एक सवा साल 1.5 साल के लिए शेल्फ कर दिया था, अब उसके ऊपर काम शुरू हो गया है और वो जबलपुर में यूनिट आ रही है
और वो एकदम नई टेक्नोलॉजी के साथ में, जो ऐसी टेक्नोलॉजी हमने पहले कहीं देखी नहीं है, और साइज में भी बहुत बड़ा प्लांट वो एस्टेब्लिश होगा, और वो कमीशन हो जाएगा अगले साल के अगस्त तक। तो हम तब शुरू कर पाएंगे। तो उसमें थोड़ा बहुत कैश लगेगा, और एक अभी इस बात पे 100% तय नहीं हुआ है कि अपने कैश से ही करें या थोड़ा बहुत डेट भी रेज करें, लेकिन इस समय कंपनी की पोजीशन डेट फ्री है और कैश साइजेबल कैश। ओके, ठीक है। आपने ये तो इंडिकेट किया है कि अभी आपने डिसाइड नहीं किया कि इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे, बट आई होप कि जितना आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, एक तो डेट फ्री हैं और शायद ये डेट फ्री वाला टैग अपनी कंपनी से आप हटाना भी नहीं चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं इंटरनल एक्रूअल्स जो हैं वो आपके काम आ जाएंगे। सर, एक चीज़ मेरे को और पता करनी थी, क्योंकि आपका सेक्टर इतना ऑर्गेनाइज्ड है और आप ही ऑर्गेनाइज्ड फेवर में इकलौती ऐसी कंपनी हो, तो एक CAGR ग्रोथ आप कैसे हम देखें इसके अंदर, ये कैसे पता लगाएं, और आप कितना ग्रोथ दिखाते हो हर साल, क्योंकि अब तो एक्सपेंशन मोड में भी हो आप। आपका पीयर भी नहीं है, मैं तो ढूंढ रहा था कि आपका कोई पीयर तो मिल जाए, आपका तो पीयर भी नहीं है कोई भी। जी, ठीक फरमाया आपने कि कोई और लिस्टेड कंपनी नहीं है, बट एज ए बिजनेस सेगमेंट तो कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। देखिए, 60-70% लोग जो हैं वो अभी भी किसी और तरीके के रुई के गद्दों पे, चटाई पे, इन सब चीजों पे सोते हैं, और जो बैलेंस 30% बचा, उसमें से सिर्फ 10-12% मार्केट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें हमारा हिस्सा है, और कम से कम 15-20% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। सो कई बार अनऑर्गेनाइज सेक्टर की और जो जो दूसरा हिस्सा है जो मॉडर्न मैट्रिसेस नहीं यूज करता है, उनका ग्रोथ पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारा सेक्टर जो है वो करीब औसत 15% पे बिल्कुल ग्रो कर रहा है ऑन CAGR पे। ठीक है सर, आपके जो तीनों सेगमेंटेड हैं, पहला है मैट्रेसेस, दूसरा है होम कंफर्ट और तीसरा है टेक्निकल फॉर्म प्रोडक्ट्स। इसमें जो मैं देख रहा हूँ, आपका मैट्रेसेस सेगमेंट काफ़ी बड़ा है। कुछ नई इनोवेशंस इन तीनों सेगमेंट में आप करना चाहते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स जो मार्केट में उतारना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग हो, उसकी तैयारी हो? मैट्रेसेस सबसे बड़ा सेगमेंट है हमारा, और उसमें जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया, जो प्लांट जबलपुर में लग रहा है, तो उसमें उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि ए मैट्रेस फॉर एवरी इंडियन, हर आदमी हमारा यहाँ का जो है वो अफोर्ड कर सके, इस तरह का प्रोडक्ट हम बनाने का हमारी प्लानिंग है। और जो दूसरा हमारा होम कंफर्ट वाला सेगमेंट है, वो ज्यादातर फर्नीचर से रिलेटेड है, जिसमें सोफास और डाइनिंग चेयर्स और बेड्स और ये सब में जहां पर भी फोम यूज होता है। वो पार्ट जो है, उसमें भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है, और ये कन्वर्ट धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो ही रहा है। एक फाइनल सेगमेंट जो टेक्निकल फोम्स का है, वो उस तरह के फोम्स हैं जो साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होते हैं, जो आपने जनरेटर्स देखे होंगे, जिन पे कैनोपी बनी हुई है, और उनको साइलेंट करने के लिए स्पेशल फोम्स यूज होते हैं। जूतों में स्पेशल फोम्स यूज होते हैं, हमारे एक पेंट रोलर्स में होते हैं, फिल्टर्स के लिए यूज होते हैं। ये हमारा टेक्निकल सेगमेंट है, और ये उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री जिसको हम सप्लाई करते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो उनकी, जैसे आजकल ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ इतनी ज्यादा अगर नहीं है, तो हमारा जो टेक्निकल फॉर्म्स ऑटो इंडस्ट्री में जा रहा है, वहां दैट इज अबाउट 70-75% ऑफ द नॉर्मल कंजम्पशन। तो इस तरह से टेक्निकल फॉर्म्स की ग्रोथ कंप्लीटली डिपेंडेंट है यूजर इंडस्ट्री से। बाकी दोनों जो हैं हमारे हाथ में हैं, और उनका हम भरसक प्रयास करते हैं कि उनको हम बढ़ाते जाएं। सर, एक ना मैंने कंपनीज देखा था जो प्लाई बनाने वाली कंपनीज है, टिपिकली उनका बिजनेस तो प्लाई बनाना है, बट उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर भी आ गए। वो अपने यहाँ पे बताते हैं कि देखिए पूरे प्लाई का कैसे घर बनाया जा सकता है, कैसे रूम बनाया जा सकता है, क्योंकि आप भी ना, आप उस तरह के बिजनेस के अंदर है जहाँ पे लोगों को सपने भी अच्छे से बताए जा सकते हैं, दिखाए जा सकते हैं। देखिए ये गद्दा है, ये बेड है, या आप ऐसे अलमीरा लगवा सकते हैं। तो क्या आप इस तरह का कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं, ऐसी सोच रखते हैं? जैसे प्लाई वाली कंपनी है तो एक प्रोडक्ट, लेकिन उन्होंने प्लाई से पूरा घर डिज़ाइन कर दिया,
तो आपका कुछ ऐसा बिल्कुल। योजना है? मैं थोड़ा ये आपसे लीक से हट के पूछ रहा हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल आपकी सोच और आपका जो सुझाव है वो बिल्कुल बढ़िया है। जितने हमारे शोरूम्स हैं, जो एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं, उसमें कोशिश यही है कि एक बेडरूम का माहौल क्रिएट करा जा सके और एक ये दिखाया जा सके कि किस तरह से मैट्रेसेस का उपयोग हो सकता है। दूसरा जो हमारा होम कंफर्ट वाला पार्ट था, तो उसमें हम इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ में और एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिनको कि कुछ एरिया में कारीगर कहा जाता है या तरखान कहा जाता है या बढ़ई कहा जाता है, जो घरों में जाके और सोफा सेट्स को रिफर्बिश करते हैं, उनकी टेक्सटाइल चेंज करते हैं, फोम चेंज करते हैं। तो उनके साथ में कांस्टेंट कांटेक्ट है। हमारे अपने रिकॉर्ड पे हैं 25,000 तरखान, उनके साथ में कनेक्ट रहता है, उनको किताबें दी जाती हैं जिसमें वो कस्टमर्स को दिखा सकें कि किस तरह का सोफा बन सकता है, किस तरह के और बाकी इक्विपमेंट बन सकता है। तो ये बिल्कुल जो डायरेक्शन है प्लाई बोर्ड वाला आपने बताया, वही डायरेक्शन है कि इवेंचुअली जो कंज्यूमर है उसके साथ में इंटरेक्शन हो सके और उसको हम समझा सके। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज आपने समय निकाला। मैं जानता हूँ आपका कीमती समय है, आपकी व्यस्तता है, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बहुत बातचीत बहुत करके और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बहुत बहुत स्वास्थ्य का आप धन्यवाद ध्यान एंड रखिएगा। थैंक यू बहुत बहुत वेरी शुक्रिया। मच। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारे साथ शीला फॉर्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। अब कंपनी को जरा ऑडिट करने की बात है, यानी कि अब ये समझ लेते हैं कि इसमें एक इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए। हमारे साथ आस्था जैन है, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं। आस्था, अब हम मैनेजमेंट से बातचीत कर, उन्होंने कहा कि हमको यूएस ना एक नया बाज़ार दिख रहा है, आगे चल के वहाँ बनाएंगे। मार्जिन्स ठीक है, पीयर है नहीं, इंडिया के अंदर ग्रोथ वापस लौट आई है, कॉस्ट से थोड़ा जूझ रहे हैं अभी भी, वो कॉस्ट बढ़ती है। आपका क्या कहना है? 45% का रिटर्न वाईटीडी मिला हुआ है, 80% का रिटर्न निवेशकों को साल भर में मिला हुआ है। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। देखा जाए तो बहुत बढ़िया रिटर्न ये ऑलरेडी जनरेट कर चुका है, बट यूएस क्योंकि एक बड़ा मार्केट बन के आता है और शीला फोम नहीं, मेरे हिसाब से बाकी सारे टेक्सटाइल मेजर्स भी अब वहाँ पे आए कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी कंपनी को। और उसके अलावा देखा जाए तो जो निवेशकों को देखना चाहिए कि कंपनी